वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज अपन ट्रांजिस्टर से रिलेटेड जो कि इस पार्ट में जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं या फिर जिनसे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन बन सकते हैं वो फार्मूले इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इस वीडियो में इंक्लूड कर दी गई है। तो सभी साथी एक बार फिर से जोश के साथ, एक डिफेंस एस्पिरेंट के अंदर जो जोश होता है, जुनून होता है, उसी जुनून के साथ अपन को फाइट करना है और अच्छे से बेसिक नॉलेज को गेन करना है, प्राप्त करना है। जब बेसिक नॉलेज अच्छी होगी तब अपन के पास कुछ भी आ जाए एग्ज़ाम अपन इजीली फाइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि मेरा व्यू भी रहा है कि प्रैक्टिस करते रहिए। आपको बार बार मैं ये बताता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद जो एग्ज़ाम क्लियर किए तब मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी क्वेश्चनों की, और तब जाके मैंने कंटिन्यू इतने एग्ज़ाम क्लियर कर पाया। तो वो चीज़ें आप एक्सपीरियंस से बताते हो, अपने अनुभव से बताते हो। बाकी हर व्यक्ति की अलग मानसिकता है, कुछ भी हो, लेकिन एक बार ट्राई कर लेनी चाहिए जो जिसने फेस किए है सिचुएशन, अनुभव किया है। क्योंकि मैं इस सिचुएशन से गुजरा हूँ जिस सिचुएशन में आप हो दोस्तों, तो वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपकी इस भावनाओं को भी समझता हूँ कि आपको इस स्थिति में क्या ज़रूरत होती है, किस प्रकार की फीलिंग होती है, सपोर्ट की ज़रूरी होती है, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हो और ऊपर से प्रेशर रहता है जॉब का। तो कुछ भी चीज़ आपके माइंड में रहती, चलती रहती है, लेकिन अपन को एक चीज़ ध्यान में रखना है, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है माइंड पे। खुले माइंड से जितना पढ़ोगे उतना बेटर रहेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से। जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आप, जिस भी डिफेंस एग्ज़ाम, किसी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी या फिर इसके अलावा अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, ना घबराना है। चाहे पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा ये चीज़ें माइंड में नहीं लानी है। अपना काम है प्रिपरेशन करने का, जो अपने स्तर पर अपना 100% देना है, जो अपना एफर्ट दे सकते हैं वो देना है। बाकी परिणाम की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपन ट्रांजिस्टर से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र और विभिन्न संबंध। सबसे पहले बात करेंगे, जब ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में काम करे, वोल्टता या धारा लाभ या शक्ति लाभ, वोल्टता या धारा शक्ति प्रवर्धक के रूप में, धारा प्रवर्धक के रूप में, वोल्टता प्रवर्धक के रूप में काम करे, तो तब उभयनिष्ठ आधार और उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास के लिए निवेशी और निर्गत समान कला में होती है। जो उभयनिष्ठ आधार विन्यास होगा, उभयनिष्ठ आधार विन्यास किसके लिए काम आता है? वोल्टता प्रवर्धन के लिए। और उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास धारा प्रवर्धन के लिए। और शक्ति प्रवर्धन के लिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। ये पिछले वीडियो में भी देखा था, एक बार फिर रिवाइज कर दिया है माइंड को शार्प करने के लिए आपके। ठीक है दोस्तों, थोड़ा एक्टिव करने के लिए। अब बात करेंगे कि जब ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में काम कर रही हो, अपन जिस प्रवर्धक के रूप में इस्तेमाल करेंगे इनका, जब उभयनिष्ठ आधार उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास का जब प्रवर्धक के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो जो इनके निवेशी और निर्गत हैं वो दोनों समान कला में होंगे। यानी कि फाई का मान कितना होगा? 0 डिग्री होगा। यानी कि जिस कला में अपन ने इनपुट दिया है उसी कला में अपन को आउटपुट मिलेगा। यानी कि ऊपर की तरफ है तो यहाँ भी ऊपर की तरफ। थोड़ा प्रवर्धन के रूप में काम लिया तो प्रवर्धक, क्योंकि अपने को जो आउटपुट मिलेगा वो बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि प्रवर्धन ही तो कर रहे हैं, प्रवर्धक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रांजिस्टर को। तो जब अपना सिग्नल क्या है, कमज़ोर है, छोटा है, अब उसको बढ़ाकर कर दिया, लेकिन कला क्या है, समान है, इसलिए फाई का अंतर 0 आए, क्योंकि यहाँ भी ऊपर की तरफ है और यहाँ भी सेम पैटर्न में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, सिग्नल। अब दूसरी बात करते हैं, लेकिन उभयनिष्ठ उत्सर्जक विनाश के लिए निवेशी और निर्गत के मध्य कलांतर 180 डिग्री का होगा। यानी कि जब फाई का मान 180 डिग्री कब होगा? उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास किसके रूप में हो? ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में हो। और उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास शक्ति प्रवर्धन में काम आता है, ये भी अपन को पता है दोस्तों। अब इसमें निवेशी इनपुट क्या होगा? मान लो ये इनपुट सिग्नल है तो इसका आउटपुट मिलेगा ना, वो प्रवर्धित किया हुआ तो मिलेगा, प्रवर्धन किया हुआ। तो यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों कि किस प्रकार से इसका यूज हो, कि इसमें कलांतर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। जो उत्सर्जक विन्यास है उसमें उत्सर्जक विन्यास प्रवर्धक के रूप में, शक्ति प्रवर्धन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या होगा? शक्ति प्रवर्धन तो मिलेगा लेकिन इसमें विन्यास उल्टा मिलेगा। यानी कि इसका
इस प्रकार से विनाश है तो इसका उल्टा होगा, यानी कि पूरा का पूरा 180 डिग्री परिवर्तन आ गया कला में। इसलिए इसके मध्य जो कलांतर है निवेशी और निर्गत के मध्य कलांतर 180 डिग्री होगा। ये एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो उभयनिष्ठ आधार और संग्राहक होगा तब तो कलांतर 0 डिग्री होगा, लेकिन जब उत्सर्जक की बात होगी, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विनाश की, तब निवेशी और निर्गत के मध्य कलांतर 180 डिग्री होगा। ये याद रख लेना दोस्तों, 0 डिग्री और 180 डिग्री, बस इतना सा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट इतना सारा मैटर है। अब चलते अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जैसा कि अपन को ये अपना क्या है, ट्रांजिस्टर का क्या है, प्रतीक चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बेस हो गया, ये आधार हो गया, ये एन पी एन है तो यहाँ एन होगा, पी एन होगा, और अंदर दिशा क्या होगी, पी से एन की ओर, और ये उत्सर्जक हो गया, ये संग्राहक हो गया, संग्राहक से आई सी, आई बी और आई, ये क्या है, आई बी आधार धारा होगी, आई सी संग्राहक धारा होगी, और आई ई उत्सर्जक धारा हो गई। ठीक है दोस्तों, इमिटर करंट, कलेक्टर करंट और बेस करंट। अब इन तीनों करंटों के मध्य आई बी, आई सी और आई ई में एक संबंध होता है, जो कि क्या होता है, आई ई जो उत्सर्जक धारा है वो जो संग्राहक धारा और आधार धारा और संग्राहक धारा के योग के बराबर होती है। इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन बन सकता है। अपन को बस इतना ही तो ध्यान रखना है कि जो उत्सर्जक धारा है वो दोनों धाराओं के योग के बराबर होती है। वैसे भी अपन को पता होना चाहिए कि अशुद्धि सबसे ज़्यादा मादित किस में होती है, उत्सर्जक में होती है, इसलिए उत्सर्जक में आवेश वाहक ज़्यादा होंगी, इसलिए इसी में धारा भी ज़्यादा फ्लो होगी। बस इतना थोड़ा सा ये माइंड को ट्रिकी बनाने के लिए, मतलब ट्रिक बनाने के लिए माइंड में, कि जो उत्सर्जक धारा है उसका मान ज़्यादा होता है। बस इतना ध्यान में रखना है कि आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रख लेना। ये प्रतीक चिन्ह हो गया, ये धाराओं में संबंध। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। धारा लाभ अल्फा की बात की थी और धारा लाभ बीटा की बात की थी। धारा लाभ अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है आई सी बटा आई, संग्राहक धारा बटे उत्सर्जक धारा, और जो बीटा होता है वो कौन सा धारा लाभ होता है, आई बी आई सी संग्राहक धारा बटा आधार धारा। ठीक है दोस्तों, और ये किस में होता है, उत्सर्जक में होता है बीटा, और अल्फा किस में होता है, वो अपना बेस आधार वाला। उभयनिष्ठ आधार विनाश में धारा लाभ अल्फा होता है, और उभयनिष्ठ उत्सर्जक विनाश में धारा लाभ बीटा होता है, और गामा किस में होता है, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास में गामा होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब अल्फा और बीटा के बीच में संबंध देखना है, इसके लिए अपन को पता होना चाहिए सबसे पहले आई किसके बराबर होगा, आई सी प्लस आई बी के। अब तीनों में किसका भाग देना है, आई सी का भाग दे देंगे। जब आई सी का भाग देंगे, जब आई सी का भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, आई ई बटे आई सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और आई बी बटा आई सी होगा। और अल्फा क्या है, अल्फा होता है आई सी बटा आई ई होता है, जबकि ये क्या उल्टा है, थोड़ा उल्टा है, तो यहाँ पे 1/अल्फा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी उल्टा है, आई सी बटा आई बी होता है बीटा, तो ये भी क्या आ जाएगा, 1/बीटा आ जाएगा, यहाँ पे 1 माना गया। अब यहाँ से अपन को अल्फा निकालना है, अल्फा निकालने के लिए इधर सॉल्यूशन करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे बीटा आ जाएगा, और ये बीटा इधर चला जाएगा, क्योंकि लघुत्तम लेंगे तो बीटा लघुत्तम आएगा, बीटा को 1 से गुणा करेंगे तो बीटा में 1 का भाग देंगे बीटा आ जाएगा, फिर ऊपर 1 है तो गुणा करेंगे तो बीटा आ जाएगा, और बीटा में बीटा का भाग देंगे तो 1 आएगा, और फिर 1 को 1 से गुणा करें तो 1 आ गए, तो बीटा प्लस 1 बटे बीटा किसके बराबर हो गया, 1/अल्फा। अपने को निकालना है अल्फा, अल्फा क्या आ जाएगा, इसका उल्टा कर दो तभी तो आएगा, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा कर दो, दोनों तरफ से उल्टा कर देंगे तो अपने पास क्या जाएगा, अल्फा बराबर बीटा बटा 1 प्लस बीटा। वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके करती हैं, सही तो वही होता है सॉल्यूशन। इसको यहाँ गुना कर दो, ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये रिजल्ट याद रख लेना डायरेक्ट उत्तर निकालने के लिए। वैसे तो पता होना चाहिए अल्फा लेस देन 1 होता है, बाकी अगर थोड़ा सा अगर ऑप्शन क्लोज हो तब सूत्र काम में आता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, अब बीटा
मान निकालना है। बीटा निकालने के लिए इसी का यूज़ करते हैं। इसमें क्या अपन को बीटा निकालने के लिए इधर चला जाएगा 1, तो 1/α माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फ़ा, तो 1 माइनस अल्फ़ा बटे अल्फ़ा बीटा, तो बीटा क्या आ जाएगा अल्फ़ा/1 माइनस अल्फ़ा। तो इसीलिए बीटा का मान 1 से ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि नीचे क्या है, अल्फ़ा का मान कितना होता है, <1 होता है, और एक में से कुछ घटेगा तो एक से छोटा ही आएगा। जब एक से छोटी राशि आएगी तब उसमें से भाग देंगे किसी राशि का, तो वो बड़ी राशि ही मिलेगी अपने को। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये दोनों संबंध याद रख लेना, अल्फ़ा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और बीटा बराबर अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। और अगर बोल भी जाए एग्जाम में तो ये याद रखना। और फिर अपन को धारा लाभ अल्फ़ा और बीटा का फार्मूला पता होना चाहिए। अल्फ़ा का मान कितना होता है IC/I, और बीटा का मान IC/IB। तब ये याद होगा, तब ये निकाल सकते हैं। बाकी ज़्यादातर नए एयरफोर्स के हिसाब से देखें तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आई किसके बराबर होगा, या फिर अल्फ़ा का मान क्या होगा, बीटा का मान क्या होगा, न्यूमेरिकल नहीं पूछकर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे दिष्टकारी। दिष्टकारी वाक्य में क्या होता है? दिष्टकारी का मतलब होता है जो एसी करंट आती है अपने जो घरों में सप्लाई होती है, वो क्या होती है, एसी करंट होती है, एसी वोल्टेज होती है। उस एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज या डीसी करंट में चेंज करने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है उसे दिष्टकारी कहते हैं। अर्थात दिष्टकारी एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट एसी को दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करती है। किस में परिवर्तित करती है? डीसी में परिवर्तित करती है। यानी कि एसी को डीसी में बदलने के लिए दिष्टकारी का इस्तेमाल किया जाता है, और इस प्रक्रिया को दिष्ट करंट रेक्टिफिकेशन कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो रेक्टिफायर के बारे में, दिष्टकारी के बारे में पता चल गया है कि ये एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति है। ये डायरेक्ट आता है। जब एसी को डीसी में वोल्टेज में बदलने के लिए किस युक्ति का इस्तेमाल करते हैं? तो दिष्टकारी का। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ अपने को कन्फ्यूज नहीं होना, दिष्टकारी एसी को डीसी में बदलने के लिए का। इसमें मुख्य रूप से पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये केवल अग्रबाह्य अभिनीति में ही अपने अंदर से विद्युत धारा बने देता है। यानी कि जब पीएन संधि डायोड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि जब ये अग्रबाह्य में होता है ना, तभी ये धारा को फ्लो करने देता है। लेकिन जब ये पश्चबाह्य में चला जाता है ना, पश्चबाह्य में, तब ये धारा को फ्लो नहीं होने देता है। और यही रीजन है कि ये दिष्टकारी के रूप में इस्तेमाल होता है। दिष्टकारी के प्रकार, दिष्टकारी के प्रकार दो हैं, अर्धतरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखो दोस्तों, ये दिष्टकारी एसी इनपुट सिग्नल को, पहले अर्धतरंग दिष्टकारी देखते हैं। ये दिष्टकारी एसी इनपुट सिग्नल के केवल आधे चक्र को डीसी में बदलता है और शेष आधे चक्र को रोक देता है। क्यों रोक देता है? क्योंकि जब ये धनात्मक अर्धचक्र होता है ना, तब तो डायोड है ना, एक ही डायोड इस्तेमाल होता है, पीएन संधि डायोड, जो अग्रबाह्य में होता है धनात्मक अर्धचक्र के लिए, तब तो ये धारा को बहने देता है क्योंकि ये अग्रबाह्य में। लेकिन अगले जो चक्र आएगा नीचे वाला, ये ऋणात्मक अर्धचक्र, इसमें क्या होगा कि ये पश्चबाह्य में चला जाता है। पीएन संधि डायोड की अभिनीति चेंज हो जाती है और पश्चबाह्य में चला जाता है। तो पश्चबाह्य में जाने से पीएन संधि डायोड क्या काम नहीं करेगा, धारा का फ्लो नहीं होने देगा, धारा बहने नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो इस चक्कर का क्या नहीं करेगा, दिष्टकरण नहीं करेगा। यानी कि इसको एसी में डीसी में नहीं बदलेगा, इस आधे चक्कर को। और इसी प्रकार से अपन को ये क्या आउटपुट मिलता है, यानी कि अपन इनपुट एसी वोल्टेज ये है, तो इसका आउटपुट इस प्रकार से मिलेगा, यानी बीच में स्पेस मिलेगा, एक बीच में गैप मिलेगा। ठीक है, तो ये आधे तरंग का ही दिष्टकरण करता है, इसलिए इसका नाम अर्धतरंग दिष्टकारी पड़ा है। इसमें पीएन संधि डायोड का यूज होता है। इसमें केवल एक पीएन संधि डायोड का यूज होता है और इसकी अधिकतम दक्षता 40.6% होती है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन कि अर्धतरंग दिष्टकारी की दक्षता कितनी होती है, लगभग 40.6%। ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 40.6%, बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, फुल वेव रेक्टिफायर। ये क्या होता है? ये दिष्टकारी एसी इनपुट सिग्नल के दोनों चक्रों, धनात्मक और ऋणात्मक, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों चक्रों को डीसी में परिवर्तित कर देता है। और इसमें पीएन संधि, दो पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब आधे चक्कर का दिष्टकरण करना होता है तब पहले वाला जो
पीएन संधि डायोड है वो क्या होता है, अग्रवाइस में होता है, दूसरा पश्चवाइस में होता है, तो ये धारा को बने देता है। लेकिन जब नीचे वाला आधा चक्र आता है तब दूसरा डायोड है वो एक्टिव हो जाता है, वो अग्रवाइस में चला जाता है और धारा को फ्लो होने देता है। तो इस प्रकार से चक्कर चला रहता है, पहले में ये डायोड, दूसरे में दूसरा डायोड यूज किया जाता है, दूसरे आधे चक्र में ऋणात्मक अर्ध चक्र में। तो इस प्रकार से अपन को जो आउटपुट मिलेगा वो एक सतत रूप से मिलेगा, इसमें किसी भी प्रकार का गैप नहीं मिलेगा। तो इनपुट से आउटपुट अपन को प्रॉपर मिलेगा। तो इसकी दक्षता भी उससे दुगनी है, लगभग कितनी है, 81.2% होती है। जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है उसकी दक्षता 81.2% लगभग होती है। तो ये बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी, इसलिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी बहुत उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ में आ गया। अपन को बस कुछ कुछ पॉइंट ध्यान में रखने, ज़्यादा नहीं। 2 पीएन संधि डायोड की यूज किए जाते हैं पूर्ण तरंग में, ये 81.2% होती है, उसकी 40.6% एक डायोड का यूज किया जाता है, और वो आधे चक्कर का दृष्टिकरण करता है। ये अब डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन दे दे कि ये इनपुट है और इसका आउटपुट ये है, तो ये किस प्रकार का दृष्टिकारी है, तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है। जब स्पेस दिखे तब अर्धतरंग दृष्टिकारी। अब कुछ और फार्मूले एक्स्ट्रा वो देख लेते हैं दोस्तों। वोल्टता लाभ, वोल्टता लाभ क्या होता है, निर्गत वोल्टता बटे निवेशी वोल्टता। यानी कि जब भी लाभ की बात की जाएगी, चाहे वोल्टता लाभ हो, शक्ति लाभ हो, चाहे धारा लाभ हो, तो सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है, सबसे ऊपर लिखेंगे निर्गत, फिर नीचे लिखेंगे निवेशी। यानी कि निर्गत बट्टे निवेशी डाल के अपन लाभ प्राप्त करेंगे किसी का भी, चाहे वोल्टता लाभ हो, चाहे शक्ति लाभ हो, चाहे धारा लाभ हो। वोल्टता लाभ के लिए निर्गत वोल्टता बटे निवेशी वोल्टता जो किसके बराबर होगी, क्योंकि वोल्टता वी बराबर क्या होती है, आई आर होता है, इसीलिए आई क्या हो जाएगी, आई आउटपुट बटे आई इनपुट, क्या आ जाएगा, धारा लाभ। तो इसको किससे गुणा कर सकते हैं, धारा लाभ बराबर गुणा आर आउटपुट और आर इनपुट, यानी कि निर्गत प्रतिरोध बटा निवेशी प्रतिरोध, यानी निर्गत लोड प्रतिरोध और निवेशी लोड प्रतिरोध। तो यहाँ पर धारा लाभ को किससे गुणा कर दिया, निर्गत और निवेशी, आर नोट बटा आर आई से, जो कि प्रतिरोध है निर्गत और निवेशी। तो इस प्रकार से ये फार्मूला भी आ सकता है कि निर्गत प्रतिरोध दे दे, निवेशी प्रतिरोध दे दे और धारा लाभ मान दे दे, तो वोल्टता लाभ निकालने का सूत्र, क्योंकि अपन को ये पता है तब तो ये आ जाएगा, डायरेक्ट ये आएगा नहीं दिमाग में। तो वो चीज़ें अब एग्जामिनर इसको तो नहीं देगा क्योंकि इतना इजी फार्मूला है, तो अगर वो वोल्टता लाभ पूछेगा तो ये वाला फार्मूला यूज करना ही पड़ेगा, ऐसा ही क्वेश्चन बनाएगा। शक्ति लाभ में क्या होगा, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, वही बात हो गई। इसमें क्या हुआ, इसमें वोल्टता लाभ, क्योंकि शक्ति पी बराबर क्या होता है, वी आई, वी क्या है, वोल्टता लाभ हो जाएगा, आई धारा लाभ हो जाएगी, तो वोल्टता लाभ इंटू धारा लाभ, और वोल्टता लाभ को क्या लिख सकते हैं, धारा लाभ इंटू आर नोट बटे आर आई। तो यहाँ पे धारा लाभ एक और आ जाएगा, और धारा लाभ, ये धारा लाभ क्या हो जाएगा, धारा लाभ का स्क्वायर हो जाएगा, और धारा लाभ का स्क्वायर हो जाएगा तो आर इनपुट बटे आर आउटपुट। ठीक है दोस्तों, तो ये 2-3 फार्मूले और हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, इसमें थोड़े बहुत न्यूमेरिकल बन सकते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे अपन दृष्टिकारी के उपयोग। जो दृष्टिकारी है वो मोबाइल चार्जर, जो भी अपने मोबाइल चार्जर हैं उनमें, क्योंकि मोबाइल क्या करता है, डीसी पे काम करता है, और अपने घरों में सप्लाई क्या होती है, एसी वोल्टेज सप्लाई होती है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए दृष्टिकारी का तो उपयोग किया जाएगा। और ये दृष्टिकारी किस में यूज होते हैं, चार्जर जो अडेप्टर होते हैं उसमें दृष्टिकारी लगे होते हैं। लैपटॉप अडेप्टर, लैपटॉप का अडेप्टर होता है उसमें भी यूज़ होता है। जो मोबाइल चार्जर और लैपटॉप होते हैं इनके अडेप्टर, उनमें दृष्टिकारी का यूज़ होता है, क्योंकि लैपटॉप भी डीसी पर काम करेगा। अन्य जो भी उपकरण है, चाहे टेबलेट वगैरह, ये भी जितने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनमें लगभग यूज़ होता है। टीवी, जो स्मार्ट टीवी बन रहे हैं आजकल, वो भी डीसी पर काम करते हैं, तो उनमें भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, विभिन्न प्रकार के अपने जो घरेलू उपकरण हैं इलेक्ट्रॉनिक, उनमें डीसी करंट का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए दृष्टिकारी का उपयोग होगा। घरेलू उपकरणों को चलने के लिए स्थिर डीसी वोल्टेज देने वाले सप्लाई सर्किट में, जो अपने घरों में सप्लाई सर्किट बनाए होते हैं, कहीं कहीं वो बोर्ड वगैरह लगे होते हैं, तो उनमें क्या होता है, दृष्टिकारी लगा दिए जाते हैं जो कि डीसी वोल्टेज सप्लाई करते हैं जो सर्किट में। यानी कुछ उपकरण हैं उनमें स्पेशल डीसी वोल्टेज के लिए उनको यूज किया जाता है दृष्टिकारी का। तो इस प्रकार से अपने आज जो मैटर है इलेक्ट्रॉनिक्स का, ट्रांजिस्टर से रिलेटेड, वो ख़त्म हो गया है लगभग, और कुछ बचा है थोड़ा बहुत कोई, तो वो अपन क्वेश्चन के माध्यम से या फिर कभी बाद में क्लास में कर लेंगे एक्स्ट्रा कोई वीडियो बना के। इसके अलावा
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की मेरे हिसाब से। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है एग्जामिनर, वो सारा मैटर तो कवर कर लिया अपन ने। ठीक है दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा और पढ़ना है वो अपन बाद में करते रहेंगे। पहला मकसद है अपना जो मेन जो बेसिक है अपना सारे जो एग्ज़ाम का जो अपना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, न्यू एयरफोर्स के अकॉर्डिंग या फिर अन्य जो भी डिफेंस है या फिर अन्य रेलवे वगैरह, ये सब एग्ज़ाम को देखते हुए मेन टॉपिक कवर कर लेंगे। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ तक की बात अपनी कंप्लीट हो गई दोस्तों, और उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जितनी भी आपके पास संसाधन है प्रैक्टिस के करते रहिए, क्योंकि खुद को जांचना, खुद को परखना, पता चले कि आपने जो पढ़ा है वो कितना मैटर कर रहा है, कितना आपको याद हो रहा है, कितना आप उसको अप्लाई कर रहे हो, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है दोस्तों। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, और किसी भी चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है कि वो इस एग्ज़ाम में आप फेल हो गए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते या फिर आपकी ज़िंदगी ख़त्म है। ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं है, हर मोड़ पे एग्ज़ाम है। ज़िंदगी में आप नौकरी लग जाओगे, जॉब लग जाओगे, डिफेंस में चले जाओगे, तब भी आपकी ज़िंदगी में एग्ज़ाम होते रहेंगे। वो लाइफ अलग ही एग्ज़ाम रहती है, उसका कोई सिलेबस ही नहीं रहेगा। या तो सिलेबस देकर आपसे एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, लाइफ जो एग्ज़ाम लेती है, लाइफ जब डिफ़िकल्टी देती है, प्रॉब्लम देती है, तब उसका कोई सिलेबस नहीं होता है, उसका कोई सिलेबस नहीं होता है। वो उसको आप खुद को ही अपने अनुभवों के आधार पर फेस करना होता है और उस समस्या से बाहर निकलना होता है। ठीक है दोस्तों, और स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी जो स्टडी है, अपना गोल है, ड्रीम है, उसके प्रति मेहनत करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।